अब वंशावली जैसे बनाने में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीईओ के पास जाना पड़ता है या मुखिया सरपंच जी के पास जाना पड़ता है या कोर्ट में जाना पड़ता है। अगर आप इस तरह दौड़ भाग नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने से एक सादा कागज़ पे अपना वंशावली वंश वृक्ष बना करके उसको सेल्फ अटेस्टेड करके या स्व अभिप्रमाणित करके। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग अमीन हैं जो कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भरने में बहुत सारी समस्याएं हो रही है। तो आपको हम बताएंगे एक एक करके कि आखिर में उसमें क्या भरना है और किस लाइन में क्या भरना है। सबसे पहले आप एक एक करके प्रपत्र 2 के बारे में बता दीजिए, उसके बाद हम प्रपत्र 3 जानेंगे। जैसे यहाँ राजस्व ग्राम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे राजस्व ग्राम लिखा हुआ है, तो जिस राजस्व ग्राम में आप रहते हैं या आपका जमीन है तो उस राजस्व ग्राम का नाम लिखिएगा, उनका थाना नंबर लिखिएगा और उनका हल्का नंबर। ये हल्का नंबर क्या है? हल्का नंबर होता है कि जिस राजस्व ग्राम का होता जमीन होता है ना, तो उसमें एक नंबर डाला जाता है, वो राजस्व कर्मचारी आपको बता देंगे, वहाँ से पता कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो हल्का नंबर दे दीजिएगा। यहाँ पुलिस थाना है तो आपका राजस्व ग्राम किस पुलिस थाना के अंदर आता है उस पुलिस थाना का नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। यहाँ अंचल है, कौन अंचल में आप आते हैं तो अंचल का नाम और जिला, यहाँ जैसे गोपालगंज है तो यहाँ पे गोपालगंज डाल दीजिएगा। मुख्य बात आती है जैसे रैयत का नाम, तो रैयत का नाम वहाँ पे रैयत का नाम उस रैयत का डाला जाएगा जो रैयत अपना खाता खुलवाना चाहते हैं। मतलब पुराना वाला नहीं डालना? पुराना वाला नहीं, जो रैयत वर्तमान में अपने नाम पे खाता खुलवाना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कि वंशावली के आधार पे वंशावली जैसे दादा परदादा का जैसे ज़मीन है, बिल्कुल, तो मान लीजिए दादा परदादा तो अब रहे नहीं, तो उनके जो वंशज है मान लीजिए उनके बेटे हैं तो बेटा का नाम यहाँ पे होगा, ना कि दादा का नाम। अच्छा। खतियानी ज़मीन में अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्री ज़मीन है तो जिनके नाम पे रजिस्ट्री है तो उनका नाम यहाँ पे रहेगा। अगर जिनके नाम पे रजिस्ट्री है या वो मर गए हैं या स्वर्गीय हो गए हैं तो उनका यहाँ पे पत्नी का नाम, फिर यहाँ पे पति स्वर्गीय उनका पति का नाम लिखा जाएगा। ठीक। अच्छा। यहाँ पे अस्थाई पता, आप जहाँ पे रहते हैं, ये ज़मीन का पता नहीं है, आप जहाँ पे रहते हैं उनका अस्थाई पता। यहाँ पे अपना पता यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर खाता नंबर, आपका जितना प्लॉट का जो खाता नंबर है वो खाता नंबर। खेसरा नंबर मतलब प्लॉट संख्या, यहाँ पे प्लॉट संख्या डाल दीजिएगा। उस प्लॉट का कितना रकबा है वो यहाँ पे एकड़ और डिसिमिल में आप उसको दर्शा दीजिएगा। ठीक। कट्ठा और धूर में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कट्ठा धूर में भर दीजिएगा, हम लोग बाद में उसको ट्रांसफॉर्म करके एकड़ और डिसिमिल में डलवा देंगे। ठीक। उसका जो वर्तमान चौहद्दी है, पुराना चौहद्दी नहीं, वर्तमान में जो चौहद्दी है यहाँ पे उस चौहद्दी को दर्शा दीजिएगा। मतलब पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है? पूरब में क्या है, जैसे मान लीजिए पूरब में मंदिर है, पश्चिम में पोखर है, दक्षिण में कुछ और आ गया, निजी ज़मीन है, तो वहाँ पे आप दर्शा दीजिएगा। अब किस प्रकार का ज़मीन है, मान लीजिए एक फसला है कि 2 फसला है कि आवासीय है। मान लीजिए एक फसला को शायद बोलते हैं यहाँ पे भीड़ बोलते हैं, एक फसला को भीड़ बोलते हैं और 2 फसला को यहाँ पे धनर बोलते हैं यहाँ पे। तो उस जिस तरह का ज़मीन है उस तरह यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक। आज शेष छोड़कर लगान, अब जैसे मान लीजिए कि आप साल भर में 100 रुपया आप लगान दे रहे थे सरकार को, आपका मान लीजिए कि 2022 तक कटा हुआ था रसीद, आप मान लीजिए 23 और 24 नहीं कटा हुआ है तो साल भर का 100 रुपया देते तो 2 साल का कितना होगा 200 रुपया। आप 200 रुपया नहीं दिए हैं तो यहाँ पे जो लगान आप दे दिए उसको हटा करके शेष आपका जो वर्तमान समय तक जितना लगान नहीं कटा हुआ वो लगान दे दीजिएगा। आप कितना आप लगान नहीं भुगते हैं, अगर नहीं भी दीजिएगा तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। अगर कोई ज़मीन का जमाबंदी आप करवाए हैं तो जमाबंदी संख्या यहाँ दर्शा सकते हैं, नहीं है तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भूमि पर दावा का अधिकार, अब आपको जो आप यहाँ पे नाम लिखे हैं, मैंने जिनके नाम से खाता खोला जाएगा उनको भूमि किस प्रकार अर्जित हुई है। मान लीजिए उनको अगर भूमि मिली उत्तराधिकार से, खतियानी ज़मीन है तो यहाँ पे उत्तराधिकार लिख देंगे, या रजिस्ट्री से मिली है तो यहाँ पे क्रय कर देंगे, या उनको बंदोबस्ती से मिली है तो यहाँ पे बंदोबस्त लिख देंगे। ठीक। उस ज़मीन पे अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम दिखता है तो आप लिख दीजिए। मान लीजिए कि ज़मीन आपका है, दखल दूसरे का है तो दखलदार का यहाँ नाम लिख दीजिएगा आप। अगर मान लीजिए कि ज़मीन आप कहीं पे मतलब कहीं ज़मीन लिए हैं उस पर केस चल रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि न्यायालय में लंबित मामला है, केस नंबर यहाँ दर्शा दीजिएगा। तो ये सब आपको भर देना है। ठीक। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर खतियानी ज़मीन है तो उसको प्रपत्र 2 में 1 में भर के देना है, अगर रजिस्ट्री ज़मीन है तो सेम प्रपत्र में अलग लगा देना है, ये नहीं कि इसी में फिर दर्शा दीजिएगा आप। अच्छा। मैंने अलग प्रपत्र में दीजिएगा तो आपको आसानी होगा और हमको भी खोजने में आसानी होगा कि चलिए ये आपका खतियानी है और ये आपका रजिस्ट्री है, तो रजिस्ट्री वाला एगो में लिख के दीजिएगा, खतियानी वाला एक में लिख के दीजिएगा। अलग अलग देना है दोनों को? हाँ, दोनों का अलग अलग।
इसमें जैसे मान लीजिए खतियानी है तो ये पूरा कॉलम भर जाएगा, फिर इसी में आप रजिस्ट्री कहाँ पे शो कीजिएगा, बिल्कुल। तो अलग लगा करके हमको दीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका खतियानी है, आपका रजिस्ट्री ज़मीन है। बिल्कुल। फिर आती है बात वंशावली पे। हाँ। अगर पहला बात बता देते हैं, अगर आपका रजिस्ट्री ज़मीन है, आज जिनके नाम पे रजिस्ट्री है और वो जीवित है, तो वंशावली देने का कोई दरकार नहीं है। हाँ, मतलब जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए जिनके नाम पे रजिस्ट्री है और वो अगर वो स्वर्गीय हो गए हैं, तो उनके अगर पुत्र हैं तो वो अपना वंशावली लगा के देंगे, या उनकी पत्नी जीवित है तो वो संबंध स्थापित करके देगी कि ये मेरी पत्नी है, तब उनके नाम पे यहाँ पे खाता खोला जाएगा। अगर जैसे रजिस्ट्री ज़मीन है, मान लीजिए कि रजिस्ट्री ज़मीन मान लीजिए हमारे नाम पे है, अगर मेरा देहांत हो गया तो मेरा उपभोगी कौन होगा, या मेरा पत्नी या मेरा बच्चा, तो पत्नी को हमको दिखाना पड़ेगा ना कि ये मेरे पति हैं, तो एक संबंध स्थापित करके आपको दिखाना पड़ेगा कि ये मेरी पत्नी है, मतलब हम इनके पत्नी हैं। और अगर कोई मेरा बच्चा होगा, अगर मान लीजिए कि पत्नी भी डेथ कर गई है, तो बच्चा को अपना वंशावली लगा के दिखाना मान लीजिए पड़ेगा। वहाँ पे 2 3 4 बच्चे हो तो फिर कैसे संभव? हाँ, तो चारों बच्चा को वंशावली मैंने लगा के देना पड़ेगा। चारों बच्चों को लगा के हाँ, तो मैंने एक वंशावली होगा और 4 को फोटोकॉपी लगा करके देंगे अपना, कि चारों को इक्वल मतलब हिस्सा मिले जितना उसको मिलना चाहिए था। अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियानी ज़मीन में एकदम मस्ट, एकदम जरूरी है कि आप वंशावली लगा करके हमको दीजिए। यहाँ पे साइन, जो साइन करते हैं वो साइन, या वो जो अंगूठा लगाते हैं वो अंगूठा लगा करके हमको दे दीजिए। अच्छा, वंशावली में क्या क्या रहेगा? वंशावली में जहाँ से आपका जैसे वंशावली जो बनाइएगा आप, अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान से ले करके जिनके नाम पे खाता खोला जाएगा वहाँ तक आपको दर्शाना है। और बहन और बेटी का जो दिखाना है, जिनके नाम पे अगर खाता खोला जाएगा, मान लीजिए कि सुरेश कुमार के नाम पे खाता खोला जाना है, तो सुरेश कुमार का बहन दिखाना है कि बहन उनका है कि नहीं है। अच्छा, मतलब जीवित है या नहीं? हाँ, जीवित है कि नहीं। अगर विवाहित हो गया तो विवाहित लिख दीजिएगा, अगर मतलब अगर शादी नहीं हुआ है तो अविवाहित लिख दीजिएगा, लेकिन बहन का नाम दिखाना है, जिनके नाम पे खाता खोला जाएगा उनके नाम का। अच्छा, ठीक। अब रहा ये अब एक हो गया प्रपत्र 3.1। अब देखिए जैसे वंशावली आप बना के दीजिएगा तो वंशावली में मान लीजिए कि 4 नाम है, जैसे यहाँ पे आप एक लेटर लिख के दे रहे हैं कि जो हम जो वंशावली है, ये जो शिविर प्रभारी को दे रहे हैं कि ये मेरा जो वंशावली है और इसमें जितना भी हम भर के देख रहे हैं रकबा चौहदी, वो एकदम सही अनुसार है। ठीक। तो इसमें जैसे शिविर प्रभारी है तो अंचल हो जाएगा यहाँ बरौली, जैसे आप बरौली में हैं, अंचल बरौली में बरौली, जिला हो गया गोपालगंज। ठीक। अब जिनके नाम पे खाता खोला जाएगा उन्हीं को वही ना वंशावली लगाए हैं कि मेरे परदादा के ज़मीन है तो हम अपना मैंने पोता है या बेटा है वो, तो जितना यहाँ पे रैयत का नाम है जिनको खाता खुलवाना है वो दिखाएंगे कि यहाँ जैसे श्री है तो यहाँ जिनका नाम है वो नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम तो सेम ही रहेगा। अगर वंशावली अगर दिखा रहे हैं तो एक पिता के 4 पुत्र, तो पिता तो एक होगा, पुत्र का नाम अलग अलग होगा। ठीक। मान लीजिए कि अगर ये 3 कॉलम भर गया है तो आप सोचिएगा चौथा आदमी का हम नाम कहाँ लिखेंगे, तो इसी का सेम फोटोकॉपी करवा करके चौथा आदमी का नाम यहाँ पे लिख देना है। बिल्कुल। काहे कि इनके मान लीजिए कि 4 कॉलम बना हुआ तो 4 ही आदमी ना, किसी को 5 पुत्र है तो कैसे यहाँ पे लिखिएगा आप, तो इसी का सेम फोटोकॉपी करके यहाँ पे लगा करके बाकी जो शेष पुत्र बचे वो यहाँ पे भर दीजिएगा। भरने के बाद अब देखिए यहाँ पे थाना नंबर है, जोन थाना नंबर है, आप थाना नंबर लिख दीजिएगा। जिस अंचल के अंतर्गत आते हैं आप उस अंचल लिख दीजिएगा, जोन जिला के अंतर्गत आते हैं वो जिला लिख दीजिएगा, कौन सी जाति से हैं आप है वो जाति लिख दीजिएगा, जिस ग्राम में है उस ग्राम आप लिख दीजिएगा। जैसे फिर यहाँ जो राजस्व ग्राम में ये सब पूरा भर के अब यहाँ पे आते हैं वंशावली के आधार पे आपको कितना हिस्सा मिला वो आपको यहाँ पे दर्शाना है। यही तो बड़ा समस्या हो गया। हाँ, मान लिए कि आपके 4 पुत्र हैं और 10 कट्ठा का जमीन है, तो आपको 10 कट्ठा में वंशावली के आधार पे कितना कितना क्या मिला वो आपको यहाँ पे दर्शाना है। कि जैसे एक आदमी के 4 पुत्र हैं, अब 4 पुत्र को वंशावली के आधार पे कितना हिस्सा मिला इसमें आपको भर के देना है। उनके नाम पे आपको यहाँ पे भर के देना है, बस और कुछ नहीं करना है। अच्छा, एक और सवाल रहता है लोगों के मन में कि मान लीजिए कि जो गांव में नहीं है, हाँ, बाहर है, हाँ, उसकी समस्या सबसे बड़ा है कि वो वहाँ से आए या वहीं पे करवा सकता है ये सब। आप देखिए ऑनलाइन भी मतलब फॉर्म भर के डाल सकते हैं, और या नहीं तो किसी को अगर आपका यहाँ पे कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है उससे फॉर्म भरवा करके आप हमको जमा करवा दीजिए। खैर, इस वीडियो को देखना क्या सोचते हैं आप, बस बताइएगा। अभी आप लोग देख रहे थे कैमरामैन अरविंद के साथ पंकज की रिपोर्ट। जय हिंद, जय बिहार।